एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम DLH। बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSC SSC हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मिलते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर देखा जाता है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, यानी बिना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के, अक्षांश और देशांतर के बहुत से टॉपिक अधूरे रह जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। आपके सामने अर्थ है, ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच ये लेटी हुई रेखा खींची हुई है और ये खड़ी हुई रेखा खींची हुई है। तो ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। लेटी हुई रेखा, हॉरिजेंटल लाइन, उसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी रेखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, उसे हम बोलते हैं देशांतर या लॉन्जिट्यूड के नाम से इसको हम जानते हैं। अक्षांश रेखा कहा किसको जाता है? तो पृथ्वी के सेंटर में जो विषुवत रेखा है, यानी एकदम बीचों बीच जो रेखा है, यहाँ से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, कोणीय दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। वैसे भी अक्षांश जो शब्द है, इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। अक्ष और अंश दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। अक्ष हम एक्सिस को बोलते हैं और अंश हम एंगल को बोलते हैं। तो एक्सिस के अंश पर, यानी कोण पर, एंगल पर जो लाइन खींची गई है, कहाँ से? पृथ्वी के सेंटर से, उसे हम बोल सकते हैं अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो पृथ्वी के एक्सिस पर हर कोणीय दूरी पर 1-1 डिग्री पर 1-1 अक्षांश रेखा खींची गई है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी अगर जो आप इस मार्कर को ग्लोब के तौर पर देखो, तो ग्लोब सूर्य के सामने लगभग इस स्थिति में है। यानी इसको मैं ग्लोब, यानी इसको मैं सन मानूं और इसको मैं ग्लोब मानूं, तो सूर्य के सामने ग्लोब की स्थिति इस स्थिति में है, यानी साउथ पोल सामने है, नीचे वाला हिस्सा सामने है सूर्य के। तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी आधार पर यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है ग्लोब का। और ये बीचों बीच रेखा जो है अक्षांश रेखा, इसके हर 1 डिग्री पर 1-1 अक्षांश रेखा यहाँ पर खींची गई है। 1-1 डिग्री पर 1-1 अक्षांश रेखा इस तरीके से खींची गई है ग्लोब में। तो इसलिए पृथ्वी के सेंटर पर जो एंगुलर डिस्टेंस है, उन सभी को हम बोल रहे हैं अक्षांश रेखाएं। और इस अक्षांश रेखा को हम पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं, समानांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्लोब के चारों तरफ एकदम बीचों बीच जो रेखा है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं। उसके ऊपर 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री अक्षांश ऊपर की तरफ, और ऐसे ही भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ 1-1 डिग्री पर 1-1 अक्षांश रेखा खींची गई है। और इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, और इसको हम बोल रहे हैं अक्षांश रेखा, यानी लॉन्जिट्यूड, और ये लैटिट्यूड है। और ये जो ग्रिड बने हुए हैं, ये ग्रिड बने हुए हैं अक्षांश और देशांतर की वजह से। ये जो ग्रिड बने हुए हैं अक्षांश और देशांतर की वजह से ग्रिड बने हुए हैं। यानी ग्रिड का काम क्या है, जिसे हम स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। तो स्क्वायर यानी ग्रिड, जिसे हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जो हमें भौगोलिक निर्देशांक के तौर पर काम करते हैं कि हमें पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के स्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमें जानकारी मिलती है इन ग्रिड की मदद से। चलिए इसमें से हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड से, अक्षांश से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अक्षांश रेखा हमें जानकारी देती है किसके बारे में? जलवायु के बारे में जानकारी देती है। लैटिट्यूड
हमें जानकारी देता है क्लाइमेट के बारे में कि पृथ्वी के किस हिस्से पर किस प्रकार की जलवायु है। कैसे जानकारी देता है जलवायु के बारे में, उसको आगे हम समझेंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको मान लीजिए सन, और ये पृथ्वी है, और सन के सामने पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ घूमती है। यानी पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो अपने ही एक्सिस पर लगातार घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है, और दूसरा अपने ही अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। यानी एक तो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है और दूसरा अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो अपने ही एक्सिस पर घूमने की वजह से जो हिस्सा सूर्य के सामने है पृथ्वी का, वहां पर दिन है, उसके अपोजिट रात है, और अपने एक्सिस पर घूम रही है, इस वजह से दिन और रात का निर्माण हो रहा है। और अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है। इस वजह से सूर्य के सामने जब इस स्थिति में है तो साउथ पोल सूर्य के सामने है, यानी भूमध्य रेखा से नीचे वाला हिस्सा सूर्य के सामने है, और घूमते हुए अब भूमध्य रेखा के बीच वाला हिस्सा इसके सामने है, और इस तरीके से घूमते हुए नॉर्थ पोल वाला हिस्सा सूर्य के सामने है, और इस तरीके से जो है फिर से भूमध्य रेखा उसके सामने है, और इस तरीके से फिर से साउथ पोल सामने है। तो पृथ्वी अगर जो सीधी होती तो फिर ऋतुओं का निर्माण नहीं होता पृथ्वी पर। दो कारणों की वजह से पृथ्वी में ऋतुओं का निर्माण होता है, एक तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से, और दूसरा 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, इस वजह से ऋतुओं का निर्माण होता है। तो अब अक्षांश के तौर पर इसको हम समझते हैं, लैटिट्यूड के तौर पर इसको हम समझते हैं। यानी उसको समझने से पहले एक बार आप ये देख लीजिए, भूमध्य रेखा ये बीच में रही, जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से इसको हम जानते हैं। एक और नाम से इसको हम जानते हैं, वो नाम है इक्वेटर। इसके अलावा इसको हम जानते हैं विषुवत रेखा के नाम से, और इसके अलावा इसको हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से। कई नामों से इसको हम पुकारते हैं। ये बेस लाइन है अक्षांश रेखा का, जहां से हर एंगल पर एक एक अक्षांश रेखा खींची गई है, और उस एंगल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम समानांतर या लैटिट्यूड पैरेलल के नाम से इसको हम जानते हैं। पैरेलल लैटिट्यूड के नाम से इसको हम जानते हैं। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जो हिस्सा है, उत्तर की तरफ जो हिस्सा है, और इस भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा है, इनको हम बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड के नाम से इसको जाना जाता है, और इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम साउथर्न लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और इस पृथ्वी को हम एक गोले के तौर पर देखते हैं, तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा आधा गोला है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से इसको हम जानते हैं, और इसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के तौर पर जानते हैं। और अक्षांश समानांतर या पैरेलल लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा से हर कोणीय दूरी पर जो जो एक एक अक्षांश रेखा खींची गई है उसको हमने पूर्व से पश्चिम की तरफ मिला दिया, तो वो पैरेलल बन गई, समानांतर हो गई बाकी भूमध्य रेखा के, और इस वजह से इन सभी को हम पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। ग्लोब में 1 डिग्री अक्षांश यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, 2 लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो होता है एवरेजली 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और भूमध्य रेखा के आसपास जो है ये डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से सूर्य के सामने पृथ्वी की जो स्थिति है, अर्थ की जो स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग संसार के वो हिस्से जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो
भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की तरफ, ये वो हिस्से हैं जहां पर संसार में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही इस 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंडी जलवायु बढ़ती चली जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा 66.5 डिग्री पर नॉर्थ लैटिट्यूड में, जहां पर फ्रिज पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी बर्फीली जलवायु की शुरुआत हो जाएगी। यानी इससे ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा फ्रिजी है, यानी पूरा का पूरा बर्फीली है। ऐसे ही भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, तो इक्वेटर से 23.5 साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, यहाँ से ठंडी जलवायु की शुरुआत होती चली जाएगी और 66.5 साउथ लैटिट्यूड, यहाँ से फ्रिज पॉइंट की स्टार्टिंग हो जाएगी और यहाँ से नीचे की जलवायु जो है वो पूरी की पूरी फ्रिजी है, बर्फीली जलवायु है। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इस लाइन को। और या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है। और ऐसे ही इक्वेटर से 23.5 साउथ लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और या फिर इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये वो पॉइंट्स हैं ग्लोब में जहां पर ये मैक्सिमम नॉर्थ वाला पॉइंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिससे ऊपर सूर्य की किरणें सीधी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर जो हम बात करें नीचे 23.5 साउथ लैटिट्यूड की, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ये वो पॉइंट है जिससे नीचे सूर्य की किरणें सीधी नहीं जा सकती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस बीच सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। यहाँ पर गर्मी और सर्दी इन दोनों का अनुभव होता है, क्योंकि सूर्य के सामने जब पृथ्वी की स्थिति भूमध्य रेखा से नीचे है तो नीचे वाले हिस्से में गर्मी है, ऊपर वाले हिस्से में सर्दी है। और अगर जो ऊपर वाले हिस्से में है तो यहाँ पर गर्मी है और नीचे की तरफ सर्दी है। लेकिन कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा, मकर रेखा से नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर ठंडी जलवायु बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ से भी हम नीचे की तरफ जाए तो ठंडी जलवायु बढ़ती चली जाएगी। और फ्रिज पॉइंट 66.5 डिग्री पर है। इस वजह से इस लाइन को अलग से मेंशन किया गया ग्लोब में, आर्कटिक सर्कल के तौर पर, आर्कटिक वृत्त के तौर पर किया गया है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और ऐसे ही 66.5 साउथ लैटिट्यूड को हम एंटार्क्टिका सर्कल के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फ्रिज पॉइंट है, ये भी फ्रिज पॉइंट है। मैक्सिमम वो पॉइंट जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें लैटिट्यूड जानकारी देती है जलवायु के बारे में। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भूमध्य रेखा के आसपास के हिस्से में रहता हूँ, देखते हैं हम समझ जाएंगे कि वो एक बहुत गर्म जलवायु में रहता है जहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर वर्टिकल पड़ती है। और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहता हूँ, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो ऐसी जलवायु में रहता है जो भूमध्य रेखा के पास में है, जहाँ पर साल भर गर्मी रहती है। और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो व्यक्ति गर्म जलवायु में है। लेकिन जब सूर्य की स्थिति साउथ की तरफ होगी तो फिर जो है ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी ठंडक मिलेगी। और जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हूँ, हम समझ जाएंगे ठंडी जलवायु में है। कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हूँ, हम बोलेंगे और ठंडी जलवायु में रहता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हूँ, हम बोल सकते हैं और ज़्यादा ठंडी जलवायु में रहता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहता हूँ, तो हमें पता है कि 66.5 से और नॉर्थ की तरफ है तो वो फ्रिजी पॉइंट यानी बर्फीली जलवायु में रहता है, जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड हमें क्लाइमेट की जानकारी देती है कि पृथ्वी के किस हिस्से में किस टाइप का क्लाइमेट है। तो अक्षांश रेखा इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें देखते ही पता है कि हमें जलवायु की जानकारी देती है। इससे आगे बढ़ेंगे
इससे आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर है, वो दिन है 21 जून का। 21 जून को सूर्य होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और इससे ऊपर सूर्य की किरणें सीधी नहीं जा सकती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसके बाद में सूर्य की स्थिति नीचे की तरफ होती चली जाती है, और फिर ऐसा पॉइंट आता है जब सूर्य एकदम पृथ्वी के बीचों बीच चमकता है, लंबवत चमकता है, तो उसे हम बोलते हैं 23 सितंबर वाला हिस्सा 23 सितंबर को। उसके बाद में 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति है मकर रेखा पर, यानी वो वाला पॉइंट साउथ वाला जहां पर मैक्सिमम सूर्य की किरणें सीधी जा सकती हैं। उसके बाद में सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ उठती हैं, और फिर से 21 मार्च को सूर्य चमकता है, डायरेक्ट चमक रहा है भूमध्य रेखा पर, और उसके बाद में कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को 21 जून को फिर वापस जो है सीधा चमकेगा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, और वापस जो है 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर साल भर दिन और रात बराबर रहते हैं और साल भर गर्मी रहती है, वो भूमध्य रेखा है। यानी इसको ग्लोब मान लिया आपने, ये इस स्थिति में है सूर्य के सामने, इस स्थिति में है सूर्य के सामने, लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं लगभग, तो इस वजह से दिन और रात साल भर बराबर रहते हैं भूमध्य रेखा पर। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा नोट कर लीजिए कि जब सूर्य की स्थिति डायरेक्ट 21 जून को कर्क रेखा पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। उसके अपोजिट हम बोल सकते हैं कि 21 जून को साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और जब 22 यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर, तब साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। उसके अपोजिट हम बोल सकते हैं कि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। और साल भर सूर्य की किरणें लगभग भूमध्य रेखा पर दिखाई देती हैं हमें, इस वजह से वर्ष भर भूमध्य रेखा पर दिन और रात की स्थिति बराबर रहती है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे कर्क रेखा कहाँ कहाँ किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजर रही है, किन किन देशों से गुजर रही है, और ऐसे ही जो है इक्वेटर किस किस कंट्री से, किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरता है। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सबसे पहले इक्वेटर को देख सकते हो। इक्वेटर जो है लैटिन अमेरिका को क्रॉस कर रही है, उसके बाद में क्रॉस कर रही है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को, और इसके अलावा जो है उसके बाद में एशिया के इन आइलैंड्स को क्रॉस कर रही है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह इक्वेटर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो इक्वेटर जो है ये उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती, नॉर्दर्न अमेरिका से नहीं गुजरती, ये सिर्फ दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर जो है अफ्रीका को क्रॉस कर रही है, यूरोप को क्रॉस नहीं कर रही, यूरोप यहाँ पर है, यूरोप को क्रॉस नहीं कर रही, एशिया के इन कंट्रीज को यानी साउथ एशिया के इन हिस्सों को क्रॉस कर रही है। यानी संसार में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उत्तरी अमेरिका से गुजर रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप से गुजर रहा है, उसके बाद में फिर अफ्रीका से गुजर रहा है, उसके बाद में एशिया से गुजर रहा है। यानी कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसके अलावा हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका से होकर गुजर रहा है, उसके बाद में अफ्रीका से होकर गुजर रहा है, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रहा है, ओशियन कंट्रीज से होकर गुजर रहा है, ओशिनियाई देश जो है वहां से होकर गुजर रहा है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से ना तो कर्क रेखा गुजर रही है, ना ही भूमध्य रेखा गुजर रही है, और ना ही जो है मकर रेखा गुजर रही है। अकेला ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं नहीं गुजरती, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ज्यादा नॉर्थ में है।
दूसरी तरफ हम बात करें ऐसा कॉन्टिनेंट, वो अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां सर तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये अकेले अफ्रीकी महाद्वीप, ऐसे महाद्वीप को हम देखते हैं जहां पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और अगर जो हम बात करें एशिया की, तो एशियन कॉन्टिनेंट जो है यहाँ से दो रेखाएं होकर गुजर रही है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा जो है इक्वेटर, वो गुजर रही है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हम बात करें, मकर रेखा की बात करें, तो वो एशिया से होकर नहीं गुजरती। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अकेला ऐसा देश है जहां से दो रेखाएं होकर गुजर रही है, एक तो इक्वेटर और दूसरी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर जो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की हम बात करें, तो यहाँ से एक ही रेखा होकर गुजर रही है और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा, अफ्रीका से तीनों रेखाएं, यूरोप से कोई भी रेखा नहीं, एशिया से दो रेखाएं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके अलावा जो है इक्वेटर। और जब हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका से सिर्फ एक ही रेखा होकर गुजर रही है और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर जो हम लैटिन अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजर रही है। और एंटार्क्टिका महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती, आर्कटिक महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक ही रेखा होकर गुजरती है और वो रेखा कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कंट्रीज से रिलेटेड भी पूछा जाता है, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राजील। तो इसने पूछा है इक्वेटर डज नॉट पास। तो इक्वेटर जो है आपको पता है बीचों बीच से होकर गुजरती है, और उसमें ऑप्शन था मैक्सिको, तो मैक्सिको उसमें आंसर हो जाएगा, जहां से नहीं गुजरती, क्योंकि मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका से एक ही रेखा होकर गुजरती है और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि बात कर रहा है इक्वेटर की। ऐसे ही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन नियरेस्ट ऑफ इक्वेटर, इनमें से कौन सी सिटी इक्वेटर के भूमध्य रेखा के नज़दीक है? तो भूमध्य रेखा से नज़दीक कोलंबो भी है, जकार्ता भी है, मनीला भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है? तो वो सिंगापुर है, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेटर पर है वो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि श्रीलंका यहाँ पर रह गया, जकार्ता यहाँ पर रह गया, लेकिन सिंगापुर जो है एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट किया कि जहाँ जहाँ से ये रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन अब हम फेमस कंट्रीज करेंगे। तो फेमस कंट्रीज में सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा देश जिसे हम बोल सकते हैं ताइवान, जहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ताइवान से होकर गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पर चाइना है, चाइना के बाद में थोड़ा सा हिस्सा जो है म्यांमार का है, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसके अलावा थोड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है। उसके बाद में इंडिया से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, इन कंट्रीज से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। और उसके बाद में ओमान और यूएई से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। ओमान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से इसको हम जानते हैं, जहाँ पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जहाँ पर फेमस मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसके अलावा आगे अगर जो हम बढ़े, ओमान, यूएई के बाद में तो सऊदी अरेबिया का नाम आ जाता है, इजिप्ट का नाम आ जाता है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। इसके अलावा लीबिया से होकर गुजरती है कर्क रेखा, नाइजर से होकर गुजरती है कर्क रेखा, लीबिया, नाइजर, छोटा सा देश है यहाँ पर, जहाँ से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। और इसके अलावा अल्जीरिया और इसके अलावा माली,
इसके अलावा जो है छोटा सा देश है अफ्रीका का माली, और इस तरफ हम आ जाते हैं उत्तरी अमेरिकन कंट्रीज की तरफ, जहां पर फेमस रूप से जो है बहमास और मैक्सिको का नाम आ जाता है। अगर जो हम बात करें कि किस लाइन पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, किस लाइन पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है ज़्यादातर जो है वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे दिखाई देती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, और उसके बाद में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, बहमास और इसके अलावा जो है मैक्सिको, इन कंट्रीज से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। इससे आगे बढ़ेंगे भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर पर एशिया की ये कंट्रीज है जिसे हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसको इस साइड से, यानी लैटिन अमेरिका से। तो लैटिन अमेरिका में सबसे पहले इक्वेडोर है, इक्वेडोर से होकर गुजरती है यहाँ से भूमध्य रेखा, और इसके अलावा कोलंबिया, ब्राजील, ब्राजील से रिलेटेड एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ब्राजील वर्ल्ड में अकेली ऐसी कंट्री है जहां से दो लाइन होकर गुजरती है, एक तो इक्वेटर और दूसरी जो है इस तरीके से है ब्राजील, लगभग ऐसे फैला हुआ, और ब्राजील से इक्वेटर भी गुजरती है, और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। इसके अलावा ब्राजील के अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा गैबन, अफ्रीकी देश, छोटा सा देश है यहाँ पर गैबन, जहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और इसके अलावा कांगो रिपब्लिक, युगांडा, कांगो रिपब्लिक, युगांडा अफ्रीका की फेमस कंट्रीज हैं। इसके अलावा फेमस जो जहाँ पर डाकू पाए जाते हैं, सोमालिया यहाँ पर स्थित है, समुद्री लुटेरों के तौर पर फेमस है यहाँ पर सोमालिया। और इसके अलावा यहीं पर छोटा सा देश है मालदीव, भारत के नीचे की तरफ यहीं पर छोटा सा देश है मालदीव। और उसके बाद में हम आ जाते हैं इंडोनेशिया की तरफ, और इंडोनेशिया के अलावा किरबाती, लास्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किरबाती जहां से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। तो इक्वेडोर, उसके बाद में कोलंबिया, उसके बाद में ब्राजील, फिर गैबन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, सोमालिया, मालदीव और किरबाती, इन कंट्रीज से होकर गुजरती है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। लास्ट हम आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं चिली, जो प्रमुख देश है लैटिन अमेरिका का, चिली जहां से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा यहां से होकर गुजर रही है। इसके अलावा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है मकर रेखा यहाँ पर। और उसके बाद में ब्राजील, ब्राजील हमने किया है अकेली ऐसी कंट्री जहाँ से दो लाइंस होकर गुजरती हैं, इक्वेटर भी और उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से होकर गुजरती है। छोटा सा देश बीच में छूट गया जिसे हम बोल सकते हैं पराग्वे, पराग्वे छोटा सा देश यहाँ पर लैटिन अमेरिका में स्थित, जहाँ से होकर गुजरती है मकर रेखा। और इसके अलावा इसके आगे आ जाते हैं हम नामीबिया की तरफ, अफ्रीकी देश नामीबिया की तरफ आ जाते हैं। और नामीबिया के अलावा जो है आपका साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है जहाँ से होकर गुजरती है, ये साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना, बोत्सवाना के अलावा मालागासी और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जहाँ से होकर गुजरती है
मकर रेखा, तो ये कंट्रीज हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, जिसमें आपका चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, इसके बाद में आपका नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना और मालागासी, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है या इनमें से कौन सा देश कर्क रेखा पर नहीं स्थित। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे आपको पता होना चाहिए सोल्स्टाइस के बारे में, यानी संक्रांति के बारे में पता होना चाहिए। संक्रांति आपने कर्क संक्रांति सुना होगा, मकर संक्रांति सुना होगा, इक्विनॉक्स यानी विषुव के बारे में आपको पता होगा, या ऑटोमनल इक्विनॉक्स के बारे में पता होगा, वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। तो सोल्स्टाइस को हिंदी में हम बोलते हैं संक्रांति। संक्रांति के नाम से इसको हम जानते हैं, यानी वो पार्ट, वो वाला हिस्सा जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन की होती है, यानी मैक्सिमम पॉइंट सूर्य का उत्तर की तरफ कर्क रेखा है, उसके बाद में इसने दक्षिण की तरफ मुड़ जाना है। तो क्वेश्चन आता है सूर्य की स्थिति दक्षिणायन कब होती है, साउथ की तरफ कब होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 21 जून मैक्सिमम पॉइंट नॉर्थ की तरफ है और उसके बाद में सूर्य की स्थिति हो जाएगी दक्षिण की तरफ, इसलिए 21 जून को सूर्य की स्थिति हो जाएगी दक्षिणायन की। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण कब होती है, यानी मैक्सिमम साउथ वाले पॉइंट पर 22 दिसंबर को है और 22 दिसंबर के बाद में सूर्य मुड़ जाता है किस तरफ, उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं उत्तरायण की स्थिति। तो इसी को हम संक्रांति के तौर पर लेकर चलते हैं, यानी कर्क संक्रांति कब होती है, यानी मैक्सिमम सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर कब होती है। तो आपको पता ही है कब होती है, तो वो होती है 21 जून को, इसलिए कैंसल सोल्स्टाइस होता है 21 जून को। और ऐसे ही कैप्रिकॉर्न सोल्स्टाइस होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। इससे आगे आ जाते हैं इक्विनॉक्स की तरफ। जब हमें पता है कि सूर्य के सामने पृथ्वी की स्थिति ऐसी है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है कहाँ पर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में। जब सूर्य के सामने ऐसी है तो इसका मतलब है कि इक्वेटर और कर्क रेखा के बीच में है, यानी इस बीच में है। लेकिन जब घूमते हुए सूर्य के सामने पृथ्वी की स्थिति भूमध्य रेखा के सामने है, घूमते हुए सूर्य के सामने पृथ्वी की स्थिति इस स्थिति में है, तो 2 बार यानी कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जाते हुए सूर्य जो है सीधा चमकेगा वो मध्य रेखा पर 23 सितंबर को, और जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएगा तब वो चमकेगा सीधा भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा 21 मार्च को। तो इसलिए ऑटोमनल इक्विनॉक्स हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले विषुव किसको बोलते हैं। विषुव का मतलब है यानी जब सूर्य की स्थिति एकदम इक्वेटर पर है, एकदम संसार के बीचों बीच है, यानी इक्वेटर पर है, भूमध्य रेखा पर है, विषुवत रेखा पर है, या फिर हम बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर है, तो वो स्थिति है 21 मार्च की। और इसके साथ साथ कब है, 23 सितंबर की है। लेकिन हम 21 मार्च की बात कर रहे हैं या 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा शरद विषुव के बारे में। शरद विषुव जिसको हम ऑटोमनल इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, यानी 23 सितंबर की बात है ये। शरद विषुव के नाम से ये जाना जाता है और इसे हम बोल सकते हैं वसंत विषुव, यानी वर्नल इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च को। यानी जब वसंत ऋतु हमें दिखाई देती है उस दौरान हमारे लिए जो 21 मार्च को सूर्य की स्थिति जो है भूमध्य रेखा पर है, और जब शरद ऋतु की शुरुआत होने वाली है तो उस दौरान जो है कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ सूर्य की स्थिति है, तब जो है शरद विषुव यानी ऑटोमनल इक्विनॉक्स है। और जब वर्नल इक्विनॉक्स है तो वसंत ऋतु से संबंधित है, यानी कर्क रेखा से भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए मकर रेखा की तरफ जा रहा है। तो फिर जो है आपकी स्थिति है शरद विषुव की, और जब साउथ से नॉर्थ की तरफ भूमध्य रेखा को क्रॉस कर रहा है तो फिर
वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स की बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर सोल्स्टाइस 21 जून को, कैप्रिकॉन सोल्स्टाइस 22 दिसंबर को, इक्विनॉक्स हम बोलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर वाली स्थिति को, ऑटोमनल इक्विनॉक्स हम बोल रहे हैं 23 सितंबर को, और वर्नल इक्विनॉक्स हम बोल रहे हैं 21 मार्च को। तो ये स्थिति है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में जो अक्षांश है, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, उसकी एवरेज दूरी 111 किलोमीटर है, या जिसे हम बोल सकते हैं 69 माइल की है, मील की है। लेकिन इक्वेटर पर 110.56 किलोमीटर दो रेखाओं के बीच में दूरी है, जिसे हम बोल सकते हैं माइल्स में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 68.704 माइल है, जिसे हम 110.56 किलोमीटर बोल सकते हैं। और ध्रुवों पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ती जाती है, यानी वो 111.69 किलोमीटर, या जिसे हम 69.407 माइल के तौर पर देख सकते हैं। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, दो लैटिट्यूड के बीच में एवरेजली जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की है, लेकिन बीचों बीच भूमध्य रेखा के आसपास वो दूरी थोड़ा कम है। कितना कम है? 110.56 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर 111.699 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इक्वेटर लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, तो वो 40.075 यानी 40,075 किलोमीटर जो है लगभग इसकी टोटल लेंथ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आ जाता है कि भूमध्य रेखा की औसतन लंबाई कितनी है, तो हम बोल सकते हैं 40,000 के आसपास है, 40,075 किलोमीटर है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा इसका कम होता चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और बीच से थोड़ी चपटी है। वाटर पर इक्वेटर लाइन जो है वाटर पर सबसे ज़्यादा है और सरफेस पर कम है, लगभग 78% के आसपास जो है वाटर पर है और लगभग 22% के आसपास जो है सरफेस पर है इक्वेटर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, यानी सरफेस पर सिर्फ इतना एरिया है, सरफेस पर भूमध्य रेखा का इतना एरिया है और थोड़ा सा इतना एरिया है, बाकी ज़्यादा जो है मैक्सिमम वो वाटर पर है। चाहे आपका पैसिफिक ओशन है इस तरफ और इस तरफ, चाहे इस बीच जो है एटलांटिक ओशन है, चाहे इस बीच जो है इंडियन ओशन है, लेकिन 22% के आसपास सरफेस पर है, ज़मीन पर है, लैंड पर है, और 72% के आसपास जो है 78% के आसपास जो है वो वाटर पर है। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें इक्वेटर की यानी लैटिट्यूड की लंबाई कितनी है, तो वो दोनों की सेम है 36,788 किलोमीटर, और आर्कटिक और एंटार्क्टिका की 16,000 किलोमीटर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको संक्रांति के बारे में पता होना चाहिए, सोल्स्टाइस के बारे में पता होना चाहिए, इक्वेटर की लेंथ पता होनी चाहिए। वाटर में 78% के आसपास है, सरफेस में 22% के आसपास है, एवरेज 111 किलोमीटर है, इक्वेटर पर 110.56 है, और पोल्स की तरफ जाएं तो 111.69 किलोमीटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लंबाई 36,788 है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी सेम होती है, आर्कटिक एंटार्क्टिका की सेम होती है 16,000 किलोमीटर। तो ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं वो लाइन जहां पर इक्वेटर और 0 डिग्री देशांतर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, वो एरिया है एटलांटिक ओशन का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जगह पर भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटते हैं, तो वो है एटलांटिक ओशन, जहां पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं।
इससे आगे देख लेते हैं। देशांतर की तरफ बढ़ते हैं, इससे आगे लॉन्जिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हम लेटी हुई रेखाओं को इग्नोर कर देते हैं। अब हमारा ध्यान है कहाँ पर? ओनली इन लाइंस के ऊपर। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं, वो पूरे ग्लोब में खींची गई है। पूरे ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं जो है, लैटिट्यूड लाइन जो है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ 90 खींची गई है, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ 90 खींची गई है। और इस वजह से हम ग्लोब में बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी है, तो हम 180 बोलते हैं। और इसमें हम भूमध्य रेखा को नहीं गिनते क्योंकि इसको हम बेस लाइन मानते हैं। और पैरेलल की बात करें, लैटिट्यूड पैरेलल की, तो लैटिट्यूड पैरेलल जो है वो ऊपर की तरफ 89 है, नीचे की तरफ 89 है, और एक खुद भूमध्य रेखा यानी 179 लाइंस जो है वो अक्षांश समानांतर है, पैरेलल लैटिट्यूड है। और सिर्फ हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड की संख्या टोटल 180 है। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लोब में लैटिट्यूड लाइन जो है, अक्षांश रेखाएं, वो पूरे ग्लोब में 0 डिग्री है तो पूरे ग्लोब में 0 डिग्री है, 1 डिग्री है तो उसके पूरे पैरेलल जो है 1 डिग्री है, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ 1 डिग्री है तो पूरा ग्लोब में है। लेकिन देशांतर रेखाएं सिर्फ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से खींची जा रही है। यानी ये एक रेखा हो गई, फिर ये एक रेखा हो गई, फिर उसके बाद में इस तरीके से ये रेखाएं खींची जाती है इस तरीके से, और ऐसे ही इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी गोले के आधे हिस्से में देशांतर रेखा जो केवल ऊपर से नीचे तक है, जबकि अक्षांश रेखा पूरे गोले में, पूरे ग्लोब में एक ही रेखा जो है पूरा काटती थी उसको। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या ऊपर से नीचे यानी आधे गोले में है। यानी ये 180 और 180 टोटल 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब में होती है। अक्षांश रेखाओं की खासियत थी, लैटिट्यूड लाइंस की खासियत थी कि इन लाइंस को हम देखते थे कि ये पूरे ग्लोब को काटती थी, जबकि देशांतर रेखाएं केवल ऊपर से नीचे काटती हैं। और दूसरा, अक्षांश रेखाओं को, लैटिट्यूड लाइंस को खींचने के लिए सबसे सिंपल आइडिया था कि पृथ्वी के बीचों बीच एकदम सेंटर में जो लाइन है, जिसको हमने लाइन मान लिया, वहां से हर एक एक डिग्री पर एक एक कोणीय यानी एंगुलर डिस्टेंस पर एक एक अक्षांश रेखा खींची गई थी बेस लाइन मानकर। तो ऐसे ही देशांतर रेखा की बात करें, लॉन्जिट्यूड की बात करें, तो किसी भी लाइन को हम 0 डिग्री मान सकते थे, चाहे इसको मान लेते, चाहे इसको मान लेते, और चाहे तो इसको मान लेते, और चाहे तो इसको मान लेते। किसी भी एक लाइन को हम 0 डिग्री मान सकते थे। उसके उस तरफ जो है पश्चिमी देशांतर होता, उसके इस तरफ जो है पूर्वी देशांतर होता। लेकिन हमने एक ऐसी रेखा को बेस लाइन माना लॉन्जिट्यूड के लिए, जो लाइन यहां यूके से होकर गुजरती थी, जिसे हम ग्रीनविच या जिसे हम रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के तौर पर जानते हैं। यानी जो लाइन यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के ऊपर मानी गई, उसको हमने बेस लाइन माना, क्योंकि 22 दिसंबर 1884 को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, उसमें डिसाइड किया गया था कि बेस लाइन लॉन्जिट्यूड की मानी जाए यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से, और इस लाइन के हर 1 डिग्री पर एक एक लाइन जो है वेस्ट की तरफ खींची जाए, और इससे हर एक लाइन जो है ईस्ट की तरफ खींची जाए, और मेन जो है प्राइम लाइन जो है वो ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री जो है वो यूके के अंदर मानी जाए। इस वजह से आज की डेट में हम
0 डिग्री लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड हम बोलते हैं ग्रीनविच को। इसका नाम ग्रीनविच इसी वजह से क्योंकि ये रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, और या फिर इसको हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी प्राइम मेरिडियन के तौर पर इसे जाना जाता है। क्योंकि प्रधान मध्यांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन के नाम से इसको जाना जाता है, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। और इसके हर 1 डिग्री पर ईस्ट की तरफ एक एक रेखा खींची गई है, और इसके उस तरफ वेस्ट की तरफ एक एक रेखा खींची गई है। यानी आधे गोले पर उस तरफ वेस्ट की तरफ 180 लॉन्जिट्यूड लाइंस हैं, और आधे गोले के इस तरफ 180 लॉन्जिट्यूड लाइंस है। जैसे आप ये देख लीजिए कि ये मैंने एक गोला बनाया, इस गोले के इस पॉइंट को आप मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके बैक साइड में है। यहाँ से ये वाली लाइन जो है वो 0 डिग्री है, और इसके अपोजिट जो ये लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ 180 डिग्री। यानी यहाँ से 180 डिग्री की तरफ जितनी लाइन है ये वेस्ट की तरफ, ये 180 वेस्ट लॉन्जिट्यूड है, 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और इसके इस तरफ आधे गोले के उस तरफ 180 तक जो है ये 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, और ये 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। ग्लोब में 360 जो है देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। यानी ग्लोब में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ग्लोब में अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, और ग्लोब में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 360 है। तो ग्लोब में देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्जिट्यूड लाइन हमें किस चीज़ की जानकारी देती है? तो लॉन्जिट्यूड लाइन हमें जानकारी देती है टाइम की, समय की जानकारी देती है। देशांतर रेखा यानी हमने देखा कि अक्षांश रेखा जलवायु की, क्लाइमेट की जानकारी देती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस वजह से, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है इस वजह से। इन 2 कारणों की वजह से हमें पता लगता है कि कौन कौन से अक्षांश पर किस प्रकार की जलवायु है। और दूसरा हम देखते हैं कि लॉन्जिट्यूड लाइन जो है वो हमें जानकारी देती है किस चीज़ की? तो लॉन्जिट्यूड लाइन हमें जानकारी देती है टाइम की, कि पृथ्वी के किस हिस्से पर क्या टाइम है। यानी आपको किसी भी कंट्री का प्राइम टाइम पता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम वाला एरिया पता है, तो आप उस जगह का टाइम बता सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं 0 डिग्री देशांतर पर इस समय 12 PM है, यानी दोपहर के 12 बजे है यहाँ पर। इस समय भारत का टाइम क्या होगा? तो भारत में किसे स्टैंडर्ड टाइम माना है, किस देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड टाइम माना है? तो वो माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। इंडिया जो है ग्रीनविच लाइन के पूर्व की तरफ है। अब इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि जो देशांतर रेखा है वो हमें टाइम की जानकारी देती है। किस आधार पर? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। पृथ्वी के 2 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में, ये 2 देशांतर रेखाएं हैं, इसको क्रॉस करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है 2 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में। इसका सीधा सा मतलब है कि 15 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में पृथ्वी को 60 मिनट का टाइम लगता है। 60 मिनट यानी 1 आवर का टाइम लगता है पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर घूमने में। उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमने बेस लाइन किसे माना है लॉन्जिट्यूड में? तो माना है ग्रीनविच मेरिडियन को, जो ब्रिटेन से होकर गुजर रही है। यहाँ से रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजर रही है। ये बेस टाइम है, टाइम जोन का ये बेस है। यहाँ पर जो टाइम होगा
वहां से बाकी टाइम कैलकुलेट होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये वाला हिस्सा पश्चिम है, ये वाला हिस्सा पूर्व का है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। इसको आप सन मान लीजिए। तो सूर्य के सामने जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो पूर्व वाला हिस्सा सबसे पहले सूर्य के सामने आएगा। इस वजह से पूर्व का समय हमेशा ग्रीनविच से आगे रहता है और ग्रीनविच से पश्चिम के तरफ वाला हिस्सा और ज्यादा पीछे रहता है। हमेशा टाइम पूर्व का आगे रहेगा, क्योंकि सबसे पहले पूर्व जो है दिशा के लोगों को सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। इस वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इस वजह से पूर्व का समय आगे रहता है। लेकिन टाइम किस जगह पर कितना माना जाए, तो हमने ब्रिटेन का टाइम मान लिया 12 PM का। उस समय भारत का समय क्या होगा, तो भारत में देखा जाए तो गुजरात की शुरुआत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हो जाती है और अरुणाचल प्रदेश जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर की तरफ इंडिया है, यानी ये 68 है। ये लगभग जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ मान लीजिए तो ये 97 है। तो 68 और 97 के बीच में लगभग 29 देशांतर रेखाओं का फर्क है। तो गुजरात का जो लोकल टाइम होना चाहिए उससे अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम से 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 60 मिनट का अंतर होता है, तो लगभग 30 डिग्री पर 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। लेकिन भारत में 2 अलग अलग टाइम ना हो, इस वजह से जो 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम माना जाएगा। तो 82.5 डिग्री और ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से ये मान लीजिए 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 45 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा इसको और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह है, इस पर देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 15 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 75 है और ये 90 है। लेकिन ये जो है इसके बीचों बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर क्या टाइम होगा? यहाँ ब्रिटेन में 0 डिग्री पर अगर जो 12 बजे हैं PM, दोपहर के 12, तो 15 डिग्री पर 1 बज रहा होगा, 30 डिग्री पर 2 बज रहे होंगे, 45 डिग्री पर 3 बज रहे होंगे, 60 पर 4, 75 पर 5 और 90 पर 6 बज रहे होंगे। लेकिन भारत 82.5 डिग्री को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानता है और 75 और 82.5 7.5 का अंतर है, यानी आधे घंटे का अंतर है। तो ब्रिटेन से भारत का टाइम हमेशा 5.5 घंटे आगे होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं जब हम मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो हम टाइम सेट करते हैं GMT प्लस 5.5 घंटे, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या ग्लोबल टाइम जोन से भारत का टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। इसको हम और देख लेते हैं। यहाँ पर यानी यहाँ 0 डिग्री पर जो टाइम है उससे भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे है। और अगर जो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर हूँ तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 11 AM का टाइम है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ हूँ तो यहाँ 11 बजे थे, यहाँ 10 बजेगा और यहाँ 9 बजेंगे। यानी पृथ्वी
घूमती है, उस गति के आधार पर 2 देशांतर रेखाओं को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लगता है और 15 देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का टाइम लगता है। और ब्रिटेन में जो टाइम है उस टाइम से कितना व्यक्ति पश्चिम की तरफ जितना है उतना ही टाइम उसका कम होता चला जाएगा, और जितना टाइम जो है ग्रीनविच से ब्रिटेन से पूर्व की तरफ है उतना ही टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो टाइम जो मापा जाता है वो देशांतर से मापा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि देशांतर रेखा, लॉन्जिट्यूड लाइन हमें किसकी जानकारी देती है? समय के बारे में जानकारी देती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के पूर्व की तरफ जो देश हैं, जैसे कि ये 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, यहाँ का जो टाइम है, यहाँ से पाकिस्तान का टाइम पीछे होगा क्योंकि पाकिस्तान भारत से पश्चिम की तरफ है। और इसके अलावा जो है बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पर है, तो बांग्लादेश का टाइम भारत से आगे होगा, म्यांमार का टाइम भारत से आगे होगा, इसके अलावा ताइवान का टाइम भारत से आगे होगा, इंडोनेशिया का टाइम भारत से आगे होगा। इधर हम बोल सकते हैं ईरान, इराक, अफ्रीका या यूएई, सऊदी अरेबिया या कांगो रिपब्लिक, इन सभी कंट्रीज का टाइम भारत से पीछे की तरफ होगा। अमेरिका का टाइम भारत से पीछे होगा क्योंकि जितना पश्चिम की तरफ जाएंगे उतना ही टाइम जो है कम होता चला जाएगा। 180 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 12 घंटे का टाइम लगता है और 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का अंतर लगता है। उस आधार पर हमें ग्लोब का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा जिस पॉइंट के पश्चिम और पूर्व में, वेस्ट और ईस्ट में 24 आवर का टाइम का डिफरेंस माना जाए। तो हम वो किसको मानते हैं? हम वो मानते हैं इसको 180 डिग्री देशांतर रेखा को, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लाइन क्यों खींची गई है? क्योंकि ग्लोब को एक हिस्से से घूमने में उसी हिस्से पर पहुंचने में लगभग 24 घंटे लग रहे हैं। तो हमने उस लाइन को मान लिया जिस लाइन के पश्चिम और पूर्व में हम 24 घंटे का अंतर यानी 24 आवर का अंतर मानते हैं। उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से उसको हम जानते हैं। तो वो रेखा किसे बोलते हैं? हम तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। और 180 डिग्री जो है ये पूर्वी और पश्चिमी नहीं कहलाती, 180 डिग्री पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है, क्योंकि 0 डिग्री के अपोजिट जो लाइन है उसे 180 के नाम से जानते हैं, जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच से होकर गुजरती है। लेकिन इस लाइन को हम सीधा नहीं मानते। क्यों सीधा नहीं मानते? कि अगर जो हम सीधा माने तो यहाँ ये साइबेरिया को क्रॉस कर देगी, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स को क्रॉस कर देगी, यहाँ कुछ आइलैंड्स को क्रॉस कर देगी और यहाँ न्यूजीलैंड और फिजी के आसपास कुछ आइलैंड्स को क्रॉस कर देगी। तो एक ही देश के व्यक्ति जो है उनको अपने टाइम की घड़ियाँ जो है इधर उधर गुजरने के टाइम में जो है इस एक साइड से दूसरे साइड में जाते हुए अपनी घड़ी का टाइम जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक ही देश में एक ही टाइम जोन हो, या अगर जो कोई बड़ा देश है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जान सकते हो कि इंडिया में एक ही टाइम जोन है, यानी इलाहाबाद के पास, मिर्ज़ापुर के पास नैनी जो गांव है जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वहाँ का जो टाइम ग्रीनविच से माना जाता है कैलकुलेट करने के बाद में, वो चाहे गुजरात हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह सेम माना जाता है। तो किसी कंट्री में, छोटे छोटे देशों में इस प्रकार के टाइम को लेकर जो है प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन को इस तरीके से 4 जगह पर मोड़ा गया है। सबसे पहले साइबेरिया को बचाते हुए साइबेरिया और इस साइड के अलास्का के बीच में से निकाली गई है। तो साइबेरिया और अलास्का के बीच में से इसको निकाला गया है। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स को बचाते हुए वहाँ से ये पूर्व की तरफ मुड़ गई है, यानी साइबेरिया और अलास्का को बचाने के लिए पूर्व की तरफ मुड़ी है। उसके बाद में इन आइलैंड्स को बचाते हुए ये पूर्व की तरफ मुड़ी है, और उसके बाद में यहाँ टोंगा जैसे आइलैंड्स को बचाते हुए ये पूर्व की तरफ मुड़ी है, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा मुड़ी हुई यहाँ पर जाती है। यहाँ पर ओशियन कंट्रीज़ को बचाते हुए फिर ये यहाँ पर जो है साउथ पोल में जाकर मिल जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ हैं, फिजी, टोंगा जैसी कंट्रीज़ हैं, इनको बचाते हुए इस रेखा को कई जगह पर, 4 जगह पर मोड़ा गया है। इस वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन को हम जिग जैग लाइन के नाम से जानते हैं।
इंटरनेशनल डेट लाइन को हम 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ अब इसको हम जिगजैग लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको 4 जगह पर मोड़ा गया है। किसी छोटे देश के ऊपर से या किसी आइलैंड के ऊपर से गुजरा हुआ इसको ना माना जाए, इस वजह से कि वहाँ पर एक दिन का भ्रम ना पैदा हो, इस वजह से इसको कई जगह पर मोड़ा गया है। कोई व्यक्ति इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है। मान लीजिए यहाँ पर पश्चिम की तरफ ट्यूसडे है, तो यहाँ पर उसको वेडनेसडे मिलेगा क्योंकि 24 घंटे का अंतर माना जाता है। और इसका मतलब है कि इसको एक दिन खोना पड़ेगा क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया है, तो यहाँ पर ट्यूसडे था, यहाँ पर वेडनेसडे है, तो उसको एक दिन जो है खोना पड़ेगा। ट्यूसडे से डायरेक्ट वो वेडनेसडे पहुँच गया। और कोई व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस कर रहा है और यहाँ मान लीजिए वेडनेसडे है, तो उसको यहाँ पर ट्यूसडे मिलेगा, तो उसको एक दिन की प्राप्ति होगी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हम किसको बोलते हैं? 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को बोलते हैं। और इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों खींची गई है? क्योंकि पूरे धरती को एक पॉइंट से घूमने में दूसरे उसी पॉइंट तक पहुंचने में 24 आवर का टाइम लगता है। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा ग्लोब में जिसके पश्चिम और पूर्व में 24 घंटे का अंतर माना जाए। तो वो हमने माना है 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में, जब ग्रीनविच लाइन को प्राइम मेरिडियन टाइम घोषित किया गया, उसे प्राइम लाइन घोषित किया गया, उसी दिन 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम 180 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, उसे कब इंटरनेशनल डेट लाइन अनाउंस किया गया? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1884 में अनाउंस किया गया, 1884 में अनाउंस किया गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़े। जुड़े रहिए DLH के साथ।